आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आशय प्रकर्ष। इसमें भी दो शब्द है। देखो, वैद्य जो है ना, जो डॉक्टर है, जो विचारक है बेसिकली आयुर्वेद में ना, ये जो बहुत सारे राइटर जो हुए बाद में, माधव निदान का लेखक हो गए, ऐसे ये बहुत बड़े विश्लेषक थे। मतलब ये आयुर्वेद के चरक आदि इन ग्रंथों के प्रत्येक शब्दों के ऊपर बड़े डिबेट करते थे, बड़े ऊहा-पोहा करते थे। तो अब इनकी बातें सुन कर के ऐसा लगता है कि यार ये तो ऐसा लगता है चरक की कुछ कुछ बातें जो आवरण से जो मिलता जुलती बातें हैं, ऐसी बातें। अब देखिए माधव निदान, अगर सबसे पहले मैं माधव निदान इसके शब्द बताऊंगा। यदा स्वमान स्थित में दोषम है आपके पास माधव निदान। यदा स्वमान स्थित में दोषम श्वासयादाकृष्य वायु स्थानांतरम गमयति तदा स्वमानस्थोपि स विकारम जनयति। अब यहाँ पर ये जो आशय प्रकर्ष, इसको नोट करिए जरा, इस शब्द को आशय प्रकर्ष। इसमें दो बातें हैं, आशय प्रकर्ष और आशय अनुपकर्ष, अपकर्ष अनुपकर्ष। लेकिन अभी हम बात कर रहे आशय प्रकर्ष, उपकर्ष के ऊपर बात कर रहे। अब ये बेसिकली शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि भी है। दृष्टि आपको समझ में आ रहा है रोज की हमारी बातें? कैमरे हाँ खोलो जी जरा, सर। कैमरे हाँ खोल जी के सर। बैठो। तुम्हारे चेहरे से पता चल जाएगा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। बंद करके बैठी हो। युवराज जी, आप कैमरे बंद कर रहे हो भैया, आप इतने स्मार्ट नहीं हो, कैमरे तो खोलो। हाँ, अब दृष्टि, आप ये बताओ कि अभी तक जो हमारा क्लासेस है वो समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर, आ रहा है समझ। कितने परसेंट आ रहा है? 70% बोल सकते हैं, थोड़ा मतलब देखनी थोड़ा। पड़ती है दोबारा क्लास। हाँ, जैसे आप लिंक भेजते हो ना, तो उसको रिपीट जब देखते हो तो ज़्यादा बिल्कुल। क्लियर होता है। अब आज हम बात कर रहे, अब दृष्टि तुमने कैमरे को एकदम ऑन रखना है। हाँ, मेरे फोकस तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारे चेहरे पढ़ते हुए मैं बोलूंगा, ताकि बाकी लोग तो यहाँ पर हरलाल जी वो तो एकदम मास्टर पुरुष है, और सुमित जी भी थोड़े कमजोर से है या नहीं पता नहीं, मुझे उतना उनके बारे में पता नहीं, लेकिन दृष्टि तो मुझे पता है, ये थोड़ी बच्ची है अभी इस मामले में। आशय प्रकर्ष क्या है ये कॉन्सेप्ट? जैसे हम बोलते हैं ना कि आवरण, आवरण में हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? एक दोष जो बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ दोष दूसरे दोष को बंद करता है, उसके गुण धर्मों को। तो हालांकि आवरण में सिर्फ बंद करना ही नहीं, बल्कि आवरण उस तरह से भी होता है कि जैसे मान लो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक आदमी को प्रतिशय हुआ, पहले शीतपूर्वक ज्वर था, खांसी भी होती थी, उसकी चिकित्सा ढंग से नहीं हुआ, और करते 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 परिणाम से बाद में जाकर के उसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। यह जो इसका ब्लड कैंसर जो हुआ, हम क्या मानेंगे कि भैया वो जो शीतपूर्वक जो ज्वर इसको आया था, उस ज्वर की चिकित्सा न होने की, इसके ऊपर हमने उस दिन भी चर्चा किया था, है ना? शीतपूर्वक ज्वर जो उसको पहले जो उसको बुखार आया था, इसका चिकित्सा ढंग से न होने के वजह से वहां जो बिगड़ा हुआ दोष है, कहाँ? आमाशय में, जो प्रतिशय कर रहा था, शीतपूर्वक ज्वर दे रहा था, आमाशय में, वो वहां से प्रकुपित दोष ही उठ करके चला गया पक्वाशय में। यानी पक्वाशय तो उसको हम क्या कहेंगे, अग्नि स्थान में चला गया, और उस स्थान में वो दुष्ट दोष ने स्थान संचय किया, और वह धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हुआ। अब देखो, जितने भी चरक निदान स्थान में जितने भी जो रोग बताया है, चाहे आपका रक्तपित्त हो, चाहे उन्माद हो, चाहे कोई भी, इन सभी रोगों का अगर हम सही विधि से चिकित्सा नहीं करते हैं, तो वह रोग धीरे धीरे
दूसरे स्थान में जाकर के ववंडर मचाता है और वो असाध्य हो जाता है, और वही बाद में जाकर के मृत्यु कारक कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसर इज इक्वल टू, हाँ, अपने ओरिजिनल, चलो वहां तो मैं आ ही रहा हूं अभी। तो वो जो है, अब ये ओरिजिनल वाली जो बात है वो तो वो आशय प्रकर्षा में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक दोष जो अपने स्थान में तंग था, दुखी था। आप जरा इसको ध्यान से सुनना। एक दोष, जैसे एक आदमी अपने घर में रह करके माँ से, पापा से, भाई से, सभी से लड़ाई करता था। वो आदमी लड़ाई करता था, आलसी था, काम नहीं करता था, और उस आदमी को बाहर जाने की बड़ी खुंदक मची। कहा भैया हम तो बाहर जाएंगे, इधर तो मन लग नहीं रहा, कुछ करने का मन नहीं कर, बाहर ही जाके काम करेंगे। अब वो कामचोर बाहर जाके करेगा क्या, उसके तो स्वभाव में ही वैसी चीज है। विदेश में गया, अब करना तो है ही विदेश में, तो भाई खुद ही खाना बनाओ, खुद ही ये करो। वहां जाकर के वो और ज्यादा तंग हो गया, कहता है कि मुझे ऐसे हो गए, वैसे हो गए, माँ बाप बड़े परेशान हो गए। फिर एक तीसरा बंदा गया, कहता है अरे तेरे बेटे तो पहले ही कामचोर है, उसकी बातों में ना आओ, वो घर में रह के कौन सा करता था, यहाँ तो तुम लोगों को तंग कर रहा था, बैठे बैठे रोटी तोड़ता था। उधर जाकर के भी वो चाहता है कि वो वैसे, उसकी नीयत में ही खोट है, उसकी स्वभाव ही वैसा है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आवरण को क्रिएट करने वाले, जहां दोष पहले से ही दुष्ट है। अब ये आशय पकड़ से क्या चीज है, सिंपल सी बात है। मैं बहुत ज्यादा श्लोकों के बारे में उधर में नहीं जाऊंगा, उसको हम रेंडमली उसको पढ़ते जाएंगे, यूं समझ लो। लेकिन अब ये ऐसी बात है कि इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती है। मान लीजिए, अब यहाँ उदाहरण दिया हुआ है माधव निदान में या चरक में भी, मारुता। अब देखो जरा, चरक सूत्र स्थान, इसको आपने निकाला कि नहीं निकाला? दृष्टि आपके पास बुक है? सुमित जी मेरे मुंह में ना देखो, नीचे बुक देखो, बस आपके चेहरे में नहीं पढ़ना है, कैमरे को ऑन रखना है, बंद नहीं करना। देखो जरा क्या लिखा है, मारुतः श्लेष्मण क्षये स्थाना दादय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदस्य दाहस्य तत्र तत्र अनवस्थित गात्र देशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च। ये क्या बोल रहा है, ये बोल तो ये रहा है कि अगर कफ में शब्द से ही निकालता हूं इसको, सॉरी, इसमें 45-46 चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 17 सूत्र क्रमांक 45-46 अभी आप लोग देख रहे। तो यहाँ प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुतः श्लेष्मण क्षये स्थानानादादयः गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति, यही है सूत्र। तदा वेदस्य दाहस्य तत्र तत्रानवस्थित गात्र देशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च। यही है शब्द। अब इसका मैं अर्थ बताता हूं। किसी कारणवश कफ क्षय हो गया, यानी कफ का जो परमाणु है, गुरु, सीता, मृदु, स्निग्ध, मधुर, पिछिला आदि गुण वाला जो कफ है, वो क्या हो गया, डाउन हो गया। कफ जैसे ही डाउन होता है तो प्राकृतिक रूप से वायु बढ़ता ही है ना। जब कभी वायु बढ़ता है तो कफ अपने आप ऑटोमेटिकली, ये अल्टरनेटिव गुण वाले है ये, कभी कफ बढ़ेगा तो वायु अपने आप डाउन होता है, वायु बढ़ेगा तो कफ अपने आप डाउन होता है। मान लीजिए किसी कारण से उसका कफ माइनस हुआ, क्षय हुआ, प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारत श्लेष्मण क्षय, श्लेष्मण क्षय, कफ डाउन हो गया, वायु बढ़ गया, कफ के डाउन होते ही वायु बढ़ गया। बढ़ने वाला वह वायु पित्त स्थान में जाकर के अच्छा भला मौज कर रहा वह पित्त जो अपने घर में बैठा हुआ था, उसको दे मारा थप्पड़ का, चल, कान पकड़ के लेकर के चला गया कहीं जगह में, किसी जगह में ले गया, कहीं भी ले गया।
स्थानाद आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति। अब यहाँ पर सामान्य सी बात है, कहीं भी ले गया, मान लीजिए पकड़ करके ले गया, जैसे मान लीजिए एक आदमी ने चोरी किया और वो भाग गया, पुलिस चले गए और बगल वाले मकान के सोता हुआ एक आदमी को उठा करके ले गया पुलिस। और वो बंदा कहे यार आश्चर्य की बात है, मैंने ऐसे क्या किया भाई, क्या किया मैंने, क्या किया? अगला पुलिस बोलता तक तेरे को मैं जाके बताऊंगा। और आओ देखा ना ताओ देखा, कुछ पूछा भी नहीं, जा करके दे मारा, थप्पड़ मारने लगे, डंडे गुस्से मारने लगे। सेम यही केस मेरे साथ हुआ। मैं अगर आपको कहानी बताऊंगा तो आपको आशा समझ में आएगा। वृंदावन में हम रहते थे। देखो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ और आपको आशा या पकड़ सा इसकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। हम लोग तब छोटे बच्चे थे, बहुत ज्यादा छोटे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आई थिंक 9वीं 10वीं में पढ़ता था। मैं वृंदावन में किसी जो काशनी आश्रम के करके वृंदावन में आप लोग कभी गए होंगे, तो उस आश्रम में बचपन मेरा वहां पर कई साल बिताया। तो अब आश्रम में ऐसे काम करना होता है, महाराज जी का फोन आया आश्रम में, उन्होंने कहा कि ऐसा है बच्चे सोए हुए हैं, अच्छा ठीक है इनको उठाओ। और आश्रम के बाहर उस समय नगर पालिका के द्वारा बनाया बहुत पुराना जो बाथरूम जो है, अभी वो कोई काम का नहीं है, ऐसे ही नगर पालिका का बाथरूम के कुछ ऐसे बने हुए थे पुराना, वो ऐसे पड़ा हुआ था, कोई उसमें पैसा वैसा करता नहीं था। तो आश्रम के बाहर बड़ा गंदा भी लग रहा था। तो अब दिन में तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो नगर पालिका का है। तो गुरुजी ने फोन किया हमारे आश्रम के मैनेजर को कि जाकर के इसको बच्चों से तोड़ा और रातों रात ईंट वीट उधर फेंक दो, कोई पता ही नहीं चलेगा, सुबह तक साफ हो जाएगा, नगर पालिका करेगा भी क्या, फिर वहां अपना गार्डन बनाएंगे गाड़ी को मतलब पार्किंग करने के लिए, ऐसा समथिंग कुछ। अब हम तो भैया बच्चे हैं, अच्छे भले सोए थे, मैनेजर आया कहा चलो खड़े हो जाओ चलो बाहर, क्या करे है ना, पराधीन सपने सुख नहीं। तो चले गए, कोई फावड़ा उठाए कोई कुछ उठाया। इतने में उस आश्रम के बगल में इनका जो एंटी था कोई, उसने पुलिस को फोन किया, अरे महाराज जल्दी दौड़ करके आओ, काशनी आश्रम में तो आश्रम के बाहर धड़ाधड़ ऐसे नगर पालिका की चीजें जो है तोड़ी जा रही है, अतिक्रमण कर रहे। पुलिस वाले आए रात में, अब हम कम से कम 10 15 20 लड़के वहां से उठाए, तोड़ा, ईंट को लेके ऐसे सिर में 9 2 10 10 जैसे सिर में उठा करके आश्रम के छत में ले जाना, छोड़ करके फिर आना, ऐसे क्रम चल रहा था। कुछ लड़के तोड़ रहे थे हथौड़े से और मैं जो है उठा उठा करके उनके लाइन में थे, हम ऊपर लेके जाते। उतने में पुलिस वाले आ गए। अब पुलिस वाले आए, सबको मारा दे डंडा। उतने में मैं बाहर, मतलब जैसे मैं बाहर निकला ना गेट से, अंदर से बाहर आया, तो पुलिस वाले आकर के लोगों को, बच्चों को डंडे मार रहे थे। पुलिस, मैं देखा पुलिस, अब मुझे भी डर लग गया, बच्चा ही था। तो मैं कहा यार मैं तो कमजोर आदमी हूँ, अगर डंडा मारा तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। तो पीछे से जाके चुपके से गाड़ी में बैठ गया। देखो मेरे दिमाग है कि आश्रम के अंदर जाके कहीं छुप जाता, जा करके उसके बेन में बैठ गया, चलो भैया ले जाओ। अच्छा मुझे मारा नहीं उन्होंने, जेल में चले गए, अंदर ले जा करके बंद किया, 15 20 हम बच्चे। अब रात में पुलिस का अलग ड्यूटी हो, जो भी पुलिस थे जिन्होंने हमें उठा के ले गए, उनको तो मालूम है ना कि हम बच्चे, हमें उन्होंने ज़्यादा मारा नहीं, बस थोड़े से लोगों को थप्पड़ मारा, वो भी मेरे को तो थोड़ा कमज़ोर देख करके उन्होंने मारा नहीं, पता नहीं जो भी है, मैं बच गया। बाकी बच्चों को मारा, थप्पड़ दे मारा, वो इतना बड़ा पट्टा मैंने वो पहली बार देखा है वहाँ पुलिस थाने में, ऐसे मारा ते पड़ाक आवाज़ करता था। सारे चले गए, मुझे शायद गले में पकड़ करके धक्का मार के उधर फेंका, तो सारे चले गए। अब रात दिन में जो करते थे 10 11 बजे, मतलब 12 1 बजे पता नहीं, वो सारे टीम पुलिस वाले चले गए। कम से कम 2 बजे दूसरी टीम के लड़के आए, पुलिस वाले आए, अब उनको तो पता नहीं हमारे कहानी क्या है। उतने देर में वो जो पहले जो पुलिस जिन्होंने हमें पकड़ के लिए थे, उन्होंने 3 लड़की और 4 5 लड़के वो गलत काम करने वाले पकड़ के हमारे बगल में रख दिया। तो सुबह जो दूसरे वाले जो पुलिस वाले आए, तो उनके मन में आया कि ये जो है ना बच्चे जो है वो उसी लड़कियों के चक्कर में आए हैं, तो सुबह आकर के उन्हें और दे मारा, थप्पड़ मारने लगे। तुम बच्चे होकर के संस्कृत पढ़ने के लिए आए हो, ऐसे सारे उल्टे पुल्टे काम करते हो लड़कियों के चक्कर में, तो थप्पड़ हम भी खाने लगे। अब हम कहे कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम तो विद्यार्थी है, सोए थे, ऐसे ऐसे हमारी बात माने भी कौन। अच्छा हम तो छोटे थे, हमारी बात सुनेगा, कहेगा भी कौन, डर के मारे हमारा तो हालत ही खराब हो गया।
तो खामे खाम महाराज एक आए थे मारे थप्पड़, दूसरा आए थे मारे थप्पड़। तो फिर बाद में 9-10 बजे तक थप्पड़ ही मारते रहे वो, और खामे खाम हम थप्पड़ खाते रहे। फिर बाद में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी यूनियन के जो लोग चले गए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया, हमारे जो बड़े थे। तो मतलब ये आशा या पकड़ इस कंडीशन में भी यही होता है। बेचारा आराम से बैठा हुआ अपने घर में बैठा हुआ जो पित्त है, कफ के क्षय होता ही वायु बढ़ता है, बढ़ने वाला वायु पित्त स्थान में पित्त के घर से अच्छा भला सम अवस्था के पित्त को उठा करके किसी दूसरे स्थान में बलात् उसको लेकर के वायु चला जाता है। यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, अब जब पित्त वहां जाएगा, अब इसमें ये जो शब्द आता है माधव निदान में, यदा स्वमान स्थितमेव दोषम श्वासयादाकृष्य वायु स्थानांतरम गमयति तदा। अब ये जो शब्द की गहराई कुछ आचार्य कुछ बोलते कुछ आचार्य, लेकिन मुझे एक शब्द जो इसमें अच्छा ये लगा कि पित्त तो भैया सम अवस्था में, वो तो बिगड़ा ही नहीं है, वो तो बहुत सौम्य है, सॉलिड है, उसमें तो कोई विकृति है ही नहीं। और वायु आया मारा दे थप्पड़, और किसी दूसरे स्थान में मान लीजिए पित्त को उठा करके वायु के स्थान में वायु ने दे मारा खींच करके ले गया, है ना? जैसे संचयम च प्रकोपम च प्रसन्नम स्थान संचय, इसमें क्या होता है, दोष अपने कारणों से बढ़ते हैं, फिर है ना, बढ़ते 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 उनके परमाणु प्रमाण बढ़ता हुआ बिगड़ते हालत में दूसरी जगह में जाते हैं, फिर उस स्थान में स्थान संचय करता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो पित्त अच्छा भला है, अच्छा भला है, वायु ने पीछे से दे मारा धक्का, और दे मारा धक्का, क्योंकि वायु तो गति कारक है। कफ पित्तम कफ पंगु पित्त पंगु पंगवो मल धातव। मल सारे धातु, कफ और पित्त क्या है, पंगु यानी सारे लंगड़े अपने एक स्थान में पड़े रहते हैं, और वायु ही उनको कर्म कराता है, गति देने वाला वायु है। अब वायु कफ के क्षय होते ही रुक्षता, शीतता, चंचलता आदि की वृद्धि के साथ साथ वायु बढ़ गया। बढ़ने वाला वायु ने पित्त स्थान में जाकर के पित्त को जबरदस्ती खींच करके ले आया है। अब देखो, मान लो पित्त स्थान से पित्त उठ करके उसके अपान क्षेत्र में चला गया, यानी मलमूत्र जहां से स्टोर होते हैं जिस जगह में नाभि के आसपास में। अब पित्त कहता है कि यार ये पता नहीं कौन सा घर है, मुझे लाने वाला कौन है, मुझे क्यों लाया गया, पता ही नहीं चल रहा। जैसे होता है ना सुबह सुबह वही पुलिस वाली कहानी, उठ भाई चल, बगल वाले ने चोरी किया, बेचारा अच्छा वाला सोया हुआ आदमी ऐसा कर रहा है, देख रहा है यार मुझे क्यों लाया? भाई मेरे कोई गलती तो बताओ, कोई गलती है ही नहीं। अरे भाई तेरा कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पित्त में भी वही हाल है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में अपित्त बेचारा साम्य अवस्था में तो है, अच्छा भी है, पवित्र है, कोई दोष नहीं है, लेकिन वायु के कारण से उस स्थान में जाकर के अपना स्थान न पा करके दूसरों के स्थान पा करके पित्त विचलित तो होगा ही। उस विचलित अवस्था में वायु का संगति पा करके, क्योंकि कफ और पित्त वायु के कारण से ही प्रभावित होते हैं, स्थानांतर होता है, दूषित हो जाता है। ये सम अवस्था होने के बावजूद भी उस स्थान में जाकर के वायु के थप्पड़े खा खा करके दुखी होता है। तो क्या होता है, देखो यहीं पर बताया ना, स्वस्थानांतरम गमयति यदा स्वमानस तपोइस विकारम जनयति। अब ये क्या करता है, यहीं पर देखो, तदा भेदस्य दाहस्य तत्र तत्र न अवस्थित, 45-46 नंबर वाला सूत्र, इसी में देख लो कि ऐसे अवस्था में जो पित्त है वायु की संगति में आकर के वो कभी तो जलन करे, कभी तो जलन करे, कभी बहुत जबरदस्त दर्द हो, कभी बहुत ज्यादा थकावट हो, कभी बहुत ज्यादा दुर्बलता हो। लेकिन हालांकि ये सूत्र स्थान का जो शब्द है 17वां अध्याय का 45-46वां, ये उस आशय प्रकर्ष इस कंडीशन के लिए तो ये सही नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि कोई भी दोष स्तर जब चले जाते हैं तो जैसे पित्त है तो जलन करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कि दृष्टि के शरीर में, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो गया, जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा हो गया, अच्छा भला पित्त को उठा करके वायु के स्थान में गया और पेट में जलन हो रहा है, बार बार पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है, जलन हो रहा है, ब्लीडिंग में से बहुत ज़्यादा
पीरियड्स जो है इरेगुलर हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उस समय बहुत सारे पित्त के सिम्टम्स दिख रहा है। अब पेशेंट क्या हो गया, जलन हो रहा है, पैर के तलवे में जलन, सारे के सारे पित्त के लक्षण दिख रहे हैं। और जब हम पित्त के चिकित्सा करते हैं तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती है, शीत चिकित्सा करते हैं। तब ऐसे में क्या करना चाहिए, तब ऐसे में सबसे पहले अपने स्थान से, अब इसकी चिकित्सा लिखिए जरा, अपने स्थान से निकल करके अनवस्थित अवस्था में जो पित्त दूसरे स्थान में गया, उस स्थान से अपकर्षण करना है, खींचना है, पित्त को अपने स्थान में लेके जाना है। और साथ साथ में जो वायु का उत्कर्षण हो रहा है, देखो यहाँ एक का अपकर्षण हो रहा है और एक का उत्कर्षण हो रहा है। वायु का क्या हो रहा है, उत्कर्षण, ऊपर की ओर जा रहा है और खींच खींच करके चीजें घुमा घुमा के लेके आ रहा है। और पित्त क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो पित्त को ऊपर की ओर ले जाना है, पित्त को अपने स्थान में लेके जाना है और वायु को अपने स्थान में लेके जाना है। आ रहा है समझ में आपको मेरी बात है, आ रहा है समझ में। चिकित्सा में क्या होना चाहिए, सबसे सबसे पहले चिकित्सा जो है, वैसे तो कुछ आचार्य यह मानते हैं कि भैया कफ पित्त वात में सबसे प्रबल अगर कोई है तो वो है वायु, वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन रोगी तो भैया पित्त के लक्षण ज्यादा बता रहा है, जलन हो रही है, अधिक भूख लग रहा है, तमाम बातें हैं। तो जब हम वायु की चिकित्सा करते हैं, हाँ विमार्ग गमन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन विमार्ग गमन किसका होगा, धातु का होगा ना। विमार्ग गमन दोषों का नहीं होता भैया, विमार्ग गमन जो है वो धातुओं का होता है, धातुओं का होता है। मलों का भी विमार्ग गमन होना बताया गया है, मल और धातु इनका विमार्ग गमन होता है। लेकिन ये जो आशय प्रकर्ष जो हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा भला पित्त कफ के डाउन होते ही जो बढ़ने वाला वायु है, पित्त को ले मारा, खींच करके किसी दूसरे स्थान में ले गया, कफ के स्थान में ले गया तो छाती में जलन होगी। जैसे कभी कभी हमारे पास हाइपर एसिडिटी के करके आते हैं। सुरेंद्र जी अभी है कि नहीं यहाँ पे, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी है कि नहीं अभी, सुरेंद्र जी प्रणाम। अभी, वीरेंद्र जी, प्रणाम। नहीं नहीं आप तो इमरान हो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। अभी सुरेंद्र जी, सुरेंद्र या वीरेंद्र क्या नाम है उनका, हरियाणा से है। हाँ जी सर, हाँ जी, सत्येंद्र सत्येंद्र जी, सॉरी सत्येंद्र जी, तो सत्येंद्र जी जी। जो नमस्ते है, नमस्ते सर। नमस्ते, इनकी एक पेशेंट है सत्येंद्र जी। आज मुझे जब बलवीर जी ने कहा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो मैं क्यों, मेरा आदत है दिन भर कहीं भी, आज मैं अपने दूसरे क्लिनिक में गया, रास्ते में कम से कम 1 घंटे तक मैं सोचता रहा। क्योंकि जब बलवीर जी ने जब कहा ये कॉन्सेप्ट की सर इसके ऊपर बात करिए, तो मेरे मन में आया कि यार चलो इसके ऊपर कुछ ऊहा पोहा करते हैं। मैं अपने आप बात करता हुआ गया। तब चूंकि सत्येंद्र जी के एक जो लेडीज है वो केस है उनका, अब उस लेडीज के छाती में हो रहा है जलन। जब हम शीत चिकित्सा करते हैं तो उनको ज्यादा दिक्कत होती है। सत्येंद्र जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। शीत चिकित्सा करने पर भी उनके छाती में जलन अधिक हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पित्त स्थान से, पित्त स्थान से वो जो पित्त है, वायु ने आशय अपकर्षण किया, अच्छा वाला पित्त को उठा करके कफ के स्थान में लेके आया, क्योंकि गति करने वाला तो वायु ही है। इसीलिए शीत उपचार जो है उनको सही नहीं काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ दिक्कत ये भी है, अगर हम वायु का स्वतंत्र रूप से चिकित्सा करते हैं तो चूंकि पित्त है, अगर हम यहाँ पर कुछ गर्म दवाइयाँ देंगे तो भी तो दिक्कत तो है ना, उष्णता तो बढ़ेगी। क्योंकि फाइनली चाहे जो भी है, पित्त का लक्षण तो दिख रहा है ना उनमें, कारण वायु है, चिकित्सा वायु की ही करनी है। इसीलिए मेरा मानना सत्येंद्र जी ये है कि उस केस में हमें अपकर्षण ही करना है, किसका, वायु का।
अपने वायु के स्थान से उठ करके कफ स्थान में गया है वायु, और पित्त स्थान से पित्त को ले जा करके, इसीलिए उनको हाइपर ऊर्ध्व अम्ल पित्त का सिम्टम्स हो रहा है। तो ये जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़ा आशय प्रकर्ष, ये रक्त पित्त में और अम्ल पित्त में हमें ज्यादा दिखाई देता है। ऊर्ध्व या अधोगा अम्ल पित्त हो या रक्त पित्त में हमें, या कभी कभी वात रक्त में भी इसके सिम्टम्स ज्यादा दिखता है। ये ऐसे शब्द है और ये ऐसे भाव और विचार है, इसके ऊपर हमें दिन रात सोचना चाहिए। मतलब अगर ये समझ में आया, मतलब विमार्ग गमन, आवरण और आज जो हमने बात किया अपकर्ष, आशय प्रकर्ष, ये तीन चीज अगर आपको ना पूरी तरह से कंठस्थ हो गया, इसके ऊपर जितना हो सकता है आप विचार करो। लेकिन हमारे शास्त्र के प्रति हम कम पढ़ रहे हैं, कम सोच रहे हैं, ऊहा पुआ नहीं करते, अपने आप से हम बात नहीं करते, शास्त्र सूत्र के ऊपर हम चर्चा नहीं करते, और हम पेशेंट को ध्यान नहीं देते, उसके लक्षणों के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते। क्या हो गया जी, फलाना हो गया, अच्छा चलो ये दवाई खाओ। हमारा अभ्यास तो ऐसा हो रखा है, तो फिर हम कैसे सही दिशा में हमारा सोच होगा, बताओ ना। आप लोग बीए में से नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है भाई, शास्त्र चर्चा तो हम कर सकते। अब जैसे सत्येंद्र जी के वो जो केस है उस लेडीज का, उसमें हमें एक चीज समझ में आया कि अच्छा भला पित्त को उठा करके कफ के स्थान में चला गया, जब भी तो छाती में जलन हो रहा है, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, और जैसे ही हम पित्त शामक कुछ दवाई देते हैं तो तुरंत उसको दिक्कत बढ़ता है। क्यों? क्योंकि फाइनली उसका समस्या वायु का है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उनके लिए वस्ती का ही प्लानिंग करना जरूरी है, वायु को ही अनुलोमन करना है, वायु ही अपने स्थान से कफ के स्थान में गया है, और पित्त के यहाँ से उस पित्त को उठा करके ले गया, जैसे हमें पुलिस ने जेल में उठा के ले गया, अच्छा लेना है कि नहीं देना था, और बाद में सुबह सुबह थप्पड़ भी खा लिया। अरे भाई तू लड़कियों के चक्कर में पड़ गया, पंडित हो गए, विद्यार्थी हो गए, वो भी ऐसे। वो जो लेडीज भी ऐसी थी कि दिखने में एकदम पता नहीं बेकार सी, चेहरा भी उसका बेकार। तो तीसरा पुलिस आकर के कहता अरे तो अगर जाना ही था तो अच्छी के साथ चले जाता। मतलब क्या कुछ ना हुआ उस बीच में, कितनी बातें हुई। अरे भैया तेरे को अगर जाना था, किसी लड़की को लेके जाना था, किसी अच्छी को ले जाता यार। ये टूटी फूटी, अब वो उसी तरह के व्यवहार करते होंगे वो लड़कियां, जैसे होते स्त्रैण्य बोलते हो आयुर्वेद में जिसको। तो खाम हम तो भैया डर के मारे वैसे ही हो, कोई भी आए मारे थप्पड़। तो यहाँ पित्त के साथ वही हो रहा है, कभी तो कफ थप्पड़ मारे, कहता होगा कि भैया मेरे स्थान में तो कैसे आ गया, और कभी वायु थप्पड़ मारे, वायु तो है ऊपर तक ले जाने वाला, और पित्त बोलता है यार कम देखो, दोनों साइड से ढोलक की तरह बजे जा रहे शनिदेव। हाँ, तो यहाँ पर चिकित्सा क्या करना है, सबसे पहले तो देखो चिकित्सा का एक सबसे बड़ा फार्मूला क्या है, जो अत्याधिक बड़ा हुआ जो दोष है। अब यहाँ पर बेशक पित्त उस हिसाब से तो गया है, लेकिन लक्षणों के हिसाब से तो पित्त ही दिख रहा है, लेकिन चिकित्सा यहाँ पित्त का करना नहीं है। क्या करना है, वायु का चिकित्सा करना है, लेकिन वायु शांत किससे होगा, उष्ण स्निग्ध से। लेकिन अगर हम यहाँ पर ज्यादा उष्ण चिकित्सा देंगे तो पित्त के लक्षण तो और दिखेगा, गर्म दवाई तो हम यहाँ उस लेवल में दे नहीं सकते। इसीलिए इन बातों को बहुत अधिक मात्रा में हमें ऊहापोह करना है, यानी बहुत ज्यादा विचार करना है। सत्येंद्र जी आया समझ में, देवराज जी आया समझ में। तो किसी मेडिसिन तो ना आयुर्वेद में बहुत पीछे की कॉन्सेप्ट है, अभी तो हमें समझना है कि भैया शब्दों का क्या खेल है यहाँ पर। आयुर्वेद में जो है ना, ऐसी चीजें आयुर्वेद में और भी है। जब तक बलवीर जी हमारे पास है ना, तो इस तरह की चीजें ढूंढ के लाएंगे, मैं आपके सामने रख दूंगा। बलवीर जी जो मैंने आपको बताया वो सही है कि नहीं? समझ में आ गया गुरुजी। आ गया, अच्छी बात है भैया। हमें तो बस यही चीजें जो मेरे समझ में आया, मैं तो आपने सुबह मैसेज किया, उसके बाद मैं कहीं और चला गया, तो मैं आया था, फिर मैं थोड़ा लेट आया, फिर मेरे पास पेशेंट बस्ती देना, ये वो करना। आज तो मैं क्लास के लिए भी थोड़ा सा टाइम नहीं निकल पा रहा था, तो मेरे जो दिमाग में आ गया ना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते चलते जो, तो उसके ऊपर आज हमने बात किया है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने नोट करना है, और इसी तरह से आप लोग भी अगर ऐसे ही कोई शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया, इस तरह के शब्द,
तो आप उसके ऊपर आप जरूर हमसे आप करिए। हालांकि मैं भी कोई तुर्रम खान तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना हमने अध्ययन किया है ऊहा पुआ के, बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं हमेशा ही लगा रहता हूँ। कहीं खेतों में चला गया तो मेरा ध्यान इधर उधर कहीं होता ही नहीं है, बस कहाँ जड़ी बूटी है, कौन सा वनस्पति कैसा है, ये क्या है, जैसे कोई वनस्पति समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में कि यार ये क्या हो सकता है, तो मोबाइल में जाके फोटो खींचूंगा, गूगल को पूछूंगा, फिर वहाँ से इंग्लिश वर्ड बोलेगा, फिर निकालूंगा कि इसको संस्कृत में क्या बोलते होंगे, लगा रहता हूँ। तो ये चीज आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा ही है आयुर्वेद सीखने का तरीका ये है। गुरुजी गुरुजी जो चिकित्सा आपने बताई है अभी, हाँ, तो ये अब ये पूरी नहीं बताई गुरुजी इसमें मतलब मैंने आपको कि क्या चिकित्सा चिकित्सा कौन सा, होनी चाहिए। हाँ, ये चिकित्सा इसमें कौन क्या क्या होनी चाहिए चिकित्सा। चिकित्सा देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जो सिम्टम्स अधिक बढ़ा हुआ है उसको इग्नोर नहीं करना है, इसको नोट करो। जो अधिक मात्रा में लक्षण दिख रहा है ना जिसका, उसके विपरीत दवाई नहीं देना। जैसे मान लो पित्त बढ़ा है तो गर्म दवाइयां हम नहीं दे सकते, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जो ये हो रहा है ना, इसके पीछे वायु मूल कारण है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी देखो बड़े बड़े मुयंत यत सूर्या, ऐसे शब्द है, मुयंत यत सूर्या तेजो वारे मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अरे भैया बड़े बड़े तुर्रम खान जो डॉक्टर है, वैद्य है, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैंने तो चरक अष्टांग हृदय सब कुछ खाया हुआ है, सारे ही याद है, वे लोग भी जब पेशेंट उनके पास जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, व्यामोहित हो जाते, कंफ्यूज हो जाते, वो सारा सूत्र दिमाग में नहीं रहता। तो ये सारे चीजें दिमाग में हमेशा रहे, इसके लिए क्या करना होगा, हमेशा इस तरह की चीजों के ऊपर विमर्श करते रहना, ताकि वो कॉन्सेप्ट कभी भी हमारे दिमाग से बाहर न जाए। तो एक चीज समझ लो कि अगर ऐसा केस आ गया तो सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि पहले मैं उस पेशेंट को एक मेडिसिन देता हूँ कि भैया ये खा। अगर दूर है तो मैं कहता हूँ कि भैया ये खा ले। लेकिन इसमें ये भी दिक्कत है कि वो पेशेंट, ज्यादातर पेशेंट भग जाते हैं उसमें। जैसे पित्त के लक्षण दिख रहा है और मैं अब यही आज जो हमने पढ़ा उस वही कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं, क्योंकि अंदर चल क्या रहा है कभी कभी तो नाड़ी से भी पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ नाड़ी तो यहाँ वायु ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा, क्योंकि क्रिएटर कौन है, जो क्रिएटर है वायु, नाड़ी ने वो तो वही दिखाना है। यार नाड़ी में तो साला वायु दिख रहा है लेकिन सिम्टम्स अगला पित्त का बोल रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ यार नाड़ी में तो पित्त है नहीं, वायु है, लेकिन सिम्टम्स पित्त का बोल रहा है। तो वहां कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टच होना चाहिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो आज हमने बताया वो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कुछ चीज जैसे काली मिर्च हो गया, पिपली हो गया, दालचीनी हो गया, जो पित्त को बढ़ाते हैं डायरेक्टली, उसमें भी स्निग्ध गुण प्रधान, जैसे गिलोय हो गया, स्निग्ध गुण वाला है, उष्ण स्निग्ध है, गिलोय उसको दे दो। अगर द्रव गुण से पित्त बढ़ा है ना और स्वतंत्र कारणों से बढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर काली मिर्च या गिलोय खाने से उसको दिक्कत होगी। क्या, तब समझ लो कि भैया पित्त तो स्वतंत्र कारण से बढ़ा है। उसको दो तीन चीजें अलग अलग कर लो, उसको कहो कि भैया ऐसा डायग्नोसिस का बहुत बड़ा हिसाब किताब है, हम ये कुछ चीजें करेंगे, 6-7 दिन में पता चल जाएगा कि बेसिकली हमें करना क्या है। उससे पहले थोड़ा सा मेरे ऊपर यकीन करो, मैं कुछ कुछ चीजें करूंगा, पर यकीन करो मेरे ऊपर। पहले दिन आपने काली मिर्च दिया, दालचीनी दिया, थोड़ा गिलोय दिया, कुछ भी दिया, अलग अलग चीज दे दिया। अरे सर क्या बताया आपने, वो दिया ना मेरे तो बड़ा ही बुरा हाल हो गया। क्या समझ में आया, पित्त बढ़ा हुआ है स्वतंत्र कारणों से। लेकिन जैसे आपने ये दिया तो रोगी कहता है मजा ही आ गया। गुरुजी यहाँ पर हम शतावरी घृत दे दें तो कैसा रहे। नहीं, अगर शतावरी दोगे तो शतावरी तिक्त रस है, द्रव गुण शतावरी प्रधान घृत शीत है, तो फिर यहाँ उतना आपको पता नहीं चलेगा पित्त है या क्या है, पता नहीं चलेगा शतावरी से। हमें तो पता करना है ना कि है क्या। अगर आपने घी के साथ काली मिर्च दे दिया तो उष्ण स्निग्ध हो गया, वायु के विपरीत हो गया। अगर वायु के कारण से जलन हो रहा है
तो मंजिष्ठादि घृत, हाँ ये भी सही है, उष्ण है। तो मतलब सामान्य रूप से तो हम लोग क्या करते हैं, सौंठ, त्रिकटु समथिंग ऐसे कुछ देते हैं, घी के साथ दे दो, जैसे पिप्पली है, घी के साथ पिप्पली दे दो। अगर वायु उसका क्रिएटर होगा तो निश्चित तौर पर उसको कुछ आराम दिखेगा। जैसे सत्येंद्र जी उस दिन आए थे, उस लेडीज का अब नाड़ी में जो है, मुझे सत्येंद्र जी क्या दिख रहा था उसके नाड़ी में? वायु। लेफ्ट हो, सत्येंद्र जी, वो अभी कॉन्फ्रेंस में नहीं है। ओके ठीक है। तो नाड़ी में मुझे कुछ दिखा, मतलब वायु दिखा नाड़ी में, नाड़ी में मुझे वायु दिखा। और वायु किससे बढ़ता है? तिक्त रस से बढ़ता है ना। तो मैंने उसको, हाँ योग वाही, चलो वो अलग चीज है, एक सेकंड। हाँ, तो नाड़ी मैंने उसके नाड़ी में वायु दिखा, वायु के सिम्टम्स भी है, घबराहट होना, तमाम बातें। सत्येंद्र जी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, जो आपके साथ जो लेडीज आई थी, उनके नाड़ी में क्या दिखा था बताइए सत्येंद्र जी? वायु था और पित्त भी था कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, वायु था ज्यादातर, है ना? वायु था सर। वायु था। अब देखो वायु किससे बढ़ता है? तिक्त रस से बढ़ता है। मैंने उनको क्या दिया? पथ्यादि गुगुल दिया। उनको चक्कर आता था, घबराहट होती, देखो पथ्यादि गुगुल दिया मैंने। अब हाँ मैं जी, हाँ ये जी, भी सोच रहा था कि यार वायु है या तिक्त रस दे रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन चूंकि उसके अंदर गुगुल भी था, तो गुगुल होता है उष्ण, वात सामक है ये, पित्त को बढ़ाता है, और हृदय है, हृदय में भी काम करता है। तो उसमें जो तिक्त रस है ना, उसके जो शरीर है, उस शरीर में बिल्कुल जाकर के शूट कर गया। तो वायु जो है, स्वतंत्र कारण से ही उनके शरीर में वायु बढ़ा हुआ था, स्वतंत्र कारण से वायु बढ़ा हुआ था, और उसके पीछे का कारण था मंदाग्नि, मतलब मंदाग्नि की वजह से वायु बढ़ रहा था। जी। या ये कह सकते हैं कि वायु के कारण से मंदाग्नि हो रहा था, ये भी कह सकते हैं। तो उसको जब मैंने कंटिन्यूसली चूसने के लिए दे दिया, तो उसको आराम मिलना शुरू हो गया। जैसे ही चूसना शुरू किया, 10-12 दिन मिनट के बाद ही शायद घबराहट भी बंद हो गई, रोना धोना, उन्हें तो वो बेचारी इतना प्रॉब्लम था। हाँ, पथ्यादि गुगुल मैंने दिया था, तो उसको चूसते चूसते उसका घबराहट भी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। तो क्योंकि उष्ण है, थोड़ा सा तिक्ता है उसमें, तो इस तरह से हमें कुछ कुछ चीजें समझ में आता है। देखो ये सारे जो बातें हैं ना, ये अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते रहोगे, पेशेंट को दवाई भी दो, और वो दवाई आपने क्यों दिया, कौन से पेशेंट को क्या दवाई दिया और दवाई क्यों दिया, इसको नोट करिए। पेशेंट का क्या दोष है, क्या समस्या पेशेंट में, क्या दवाई देना है, वो दवाई क्यों देना है, और वो जो दवाई है अंदर जाके क्या करेगा। दवाई क्यों देना है, क्या दवाई देना है, वह दवाई क्यों देना है, और वो दवाई अंदर जाके क्या करेगा। ये 3 चीज के ऊपर हमेशा हमें विमर्श करना है। इंसान का शरीर हमेशा धातु क्षयजन्य व्याधि या मार्गावरोधजन्य व्याधि, 2 ही तरह की व्याधि होता है। इस बार का जो नाड़ी परीक्षण हमारा स्टार्ट होगा, उसमें मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि मैं इस बात को देख रहा हूं कि यह जो कॉन्सेप्ट है, धातु क्षयज व्याधि और मार्गावरोधजन्य व्याधि, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जब हम किसी की नाड़ी देखते हैं तो उंगली लगाते ही हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। इसीलिए इस बार जो कुछ भी थोड़ी मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी, और उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट जिनको जो आते हैं, आज मैंने 15-20 पेशेंट देखा है ऐसे रोज के रोज। तो वहाँ से मैं एक चीज में जो अपना थ्योरी कुछ अलग सा भी मैं निकाल रहा हूँ, जो कि एकदम आयुर्वेदिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से जो नाड़ी देखी जानी चाहिए, उस वो सिद्धांत में अभी निकाल रहा हूँ। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो भी गुणों के आधार पर सही था, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर डिजीज को पकड़ने की वो जो पद्धति है वो उस वाला था। लेकिन अभी हम लोग आयुर्वेदिक सिद्धांत के ऊपर काम करने वाले इस तरह की नाड़ी के ऊपर हम चर्चा करें। हालांकि रूट वही है, सारी चीजें वही है, थोड़ी सी कुछ बातें, मार्गावरोधजन्य व्याधि, धातु क्षयजन्य व्याधि, ये दोनों के ऊपर हमें ज्यादा विचार करना है। चलिए जरा
स्टार्ट करते हैं चरक चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 9। इस विषय में अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस करना है तो आज क्लास के बाद क्वेश्चंस कर सकते हैं।